विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे आज हम लोग वर्ग 9 के पिछले सीरीज में हम लोग अध्याय 3 तक का अध्ययन किया हुआ था। आज हम लोग चौथे अध्याय में देखेंगे कि चौथे अध्याय में जो वर्णन किया गया है इसमें कई मुख्य बिंदुओं को आपके सामने मैंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है, जिस बिंदुओं के माध्यम से हम बारी बारी से प्रत्येक बिंदुओं पर विचार करेंगे, प्रत्येक बिंदुओं पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन सारी बिंदुओं पे किस तरह की बातें यहाँ स्पष्ट होगी। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले बिंदु के रूप में आपको दिया गया कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। लोकतंत्र आखिर में जो है इसमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। पुनः हम दूसरे बिंदुओं पे देखेंगे कि बिहार विधानसभा निर्वाचन जो 2005 ईस्वी में हुआ था, इस बिहार विधानसभा निर्वाचन 2005 ईस्वी के कुछ वास्तविक स्थिति को हम दर्शाएंगे। पुनः हम यहाँ जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन क्यों होता है, जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन होने का क्या उद्देश्य होता है, इन बातों पे हम विचार करेंगे। यहाँ उसके बाद के बिंदुओं पे देखेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव के आधार किस प्रकार के होते हैं, या फिर हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक चुनावों की जो न्यूनतम शर्तें होती है वह शर्तें क्यों जरूरी होती है, किस तरह के शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। पुनः हम अगले बिंदुओं पे देखेंगे जिसमें चुनावों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और इसके औचित्य की क्या वजूद होता है, क्या वजह होता है। इसके साथ फिर अगले बिंदु में जैसे भारत में चुनाव प्रणाली और ऐसे चुनाव प्रणाली के संदर्भ में देखेंगे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता सूची संबंधी बातों की चर्चा करेंगे आपके बीच में। इसके बाद के बिंदु हम देखेंगे कि उम्मीदवारों का नामांकन का क्या जरूरत होता है, क्या उद्देश्य होता है। इसके बाद उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसे संबंधित हमारे चुनावी माहौल में क्या जरूरत है। इसके बाद देखेंगे क्या भारत में चुनाव अत्यधिक महंगे हैं क्या, इस तरह की बातों पे हम विचार करेंगे कि भारत में चुनाव क्या बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, या भारत में जो चुनाव है ऐसे चुनाव में क्यों लोकतांत्रिक अपनाया गया, इस पे हम बातें करेंगे। पुनः हम यहाँ आपसे इस बातों को प्रस्तुत करेंगे कि भारत और ब्रिटेन में चुनाव का जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत के संदर्भ में हम विचार करेंगे। और चुनावी परिणामों को स्वीकार करने की बात है, और पुनः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की चुनौतियों से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। इन सारी मुद्दों पे हम आपसे एक एक बिंदु के जरिए आपसे हम बातें करने का, या इन सारे बिंदुओं पे आपके बीच में कुछ बातों को रखने का हम प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला बिंदु अगर आप देख रहे हैं यहाँ कि लोकतंत्र में चुनावी राजनीति किस प्रकार की होती है, तो इस पे हम देखेंगे कि लोकतंत्र में चुनावी जो राजनीति होती है, ऐसे चुनावी राजनीति के संदर्भ में हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वह एक साथ ही शासक और जो शासक होते हैं, ये दोनों शासित और शासक दोनों शामिल होते हैं। अगर प्राचीन काल की बात को समझें, प्राचीन काल की दशा को अगर हम देखते हैं, तो प्राचीन काल की दशा में जैसे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने शासक को चुनने के लिए, या जो शासक होते हैं शासन में या शासन के संदर्भ में स्वयं निर्णय लेती थी। पुराने समय में भी आप इस तरह के स्थितियों को समझेंगे। और इसके साथ लेकिन राज्य का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ने और जनसंख्या की वृद्धि होने के साथ साथ इसमें आधुनिक काल में जो इस तरह से प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतंत्र को के रूप में एक तरह का व्यवस्था कायम किया गया। और ऐसे व्यवस्था में इसमें हम कह सकते हैं कि शासन का जो संचालन है, ऐसे संचालन के संदर्भ में आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो जनता जो होती है, यह जनता क्या करती है कि इनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। इसके बाद इसका जो विश्लेषण करेंगे, जो आप इसके पहले सीरीज 2 में ही आप अध्ययन कर चुके हैं, तो इन सारी बातों के साथ जैसे यहाँ आपका बात आता है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, इन बातों पे हम विचार करते हैं कि लोकतंत्र में शासन सत्ता जो होता है वह शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता में ही निहित होती है। और जनता जो चाहती है, जनता संप्रभु ही होती है और अपनी इच्छा अनुसार शासकों का चुनाव करने का भी वह कार्य करती है। यदि जनता वर्तमान सरकार में, जो भी वर्तमान सरकार होती है, उस वर्तमान सरकार से असंतुष्ट होती है, तो दूसरे दल को चुनाव में विजयी बनाकर उसे सत्ता के दायित्व को सौंपने का भी काम करती है। इस क्रम में जनता जो होती है, या जनता चुनाव के जो समय होते हैं वैसे समय में विभिन्न दल द्वारा किए जा रहे हैं कई तरह के वायदे होते हैं, उस पर ध्यान देती है।
कि उस वायदे में जनता को क्या लाभ होने जा रहा है। इस प्रकार के वायदे जो होते हैं चुनाव के, एक तरह से चुनाव के समय में विभिन्न प्रकार के दलों द्वारा घोषणा पत्रों के माध्यम से घोषणा कर दी जाते हैं, लेकिन जनता जो होती है जिस दल की चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे जो होते हैं वैसे वायदों से प्रभावित होती है और उसे अपने हित के रूप में समझने का जब जनता सोचने लगती है तो उस दल को अपना मत देने का काम करती है। इसके बाद चुनाव में सफलता प्राप्ति के बाद वह दल क्या करता है कि दल या दल का जो गठबंधन होता है या गठबंधन की सरकार का एक तरह से निर्माण भी होता है, तो वहां वह अपने चुनावी जो घोषणे होते हैं, चुनावी वायदे होते हैं, वैसे वायदों या घोषणाओं का वह पूरा करने का भी प्रयास करती है। क्योंकि जो भी पार्टियां होती है जिस तरह के वायदे कर दी गई होती है पार्टियों के माध्यम से, वैसे वायदों को पूरा करने का वह हर संभव प्रयास भी करती है। इसके साथ सत्ताधारी दल का जो सत्ताधारी दल होते हैं, सत्ताधारी दल का जो मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री जो होते हैं चुनाव के संदर्भ में या चुनाव में पराजित हो जाने के बाद वह त्याग पत्र दे देते हैं और राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के बहुमत प्राप्त दल के जो यहाँ घटक होते हैं वैसे घटक दलों के नेता को मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त करने का कार्य किया जाता है। जैसे इसके बाद के बिंदुओं पे जैसे हम देखेंगे कि बिहार का जो 2005 ईस्वी का चुनाव रहा या निर्वाचन रहा, इसके संदर्भ में तो इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे विचार कर लेते हैं कि 2005 ईस्वी में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो संपन्न चुनाव किया गया था, तो चुनाव जब संपन्न हुआ था इस निर्वाचन के प्रक्रिया में, इस चुनाव की जो प्रक्रिया था, इस चुनाव के प्रक्रिया के पहले तक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की सरकार यहाँ पे कार्यरत थी, लेकिन वहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का यहाँ समर्थन भी प्राप्त हुआ था, या कांग्रेस पार्टी उस राष्ट्रीय जनता दल को भी समर्थन में कहा जा सकता है कि गठबंधन की सरकारें थी। और राजद जो था 1990 ईस्वी से लगातार राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में वह कार्यरत था, लेकिन इन 15 वर्षों के शासनकाल के जो स्थिति रहा या दौर रहा, इसमें राजद को या राजद की जो सरकार थी इसके कार्यों, इसके जो भी कार्य थे, ऐसे कार्यों से, राजद के कार्यों से जनता असंतुष्ट हो चुकी थी और विभिन्न व्यवस्था द्वारा यानी दिन प्रतिदिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ती जा रही थी। अर्थात इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि दूसरी विपक्षी पार्टियां जो थी इसे जंगल राज की संज्ञा के रूप में संबोधित करना शुरू कर दी थी और वैसी स्थिति बिहार में हो भी चुका था और राज्य के विकास की जो गति थी वह एक तरह से संतोषजनक नहीं थी। इसलिए आम जनता सत्ताधारी दल से असंतुष्ट होकर और 2005 ईस्वी में निर्वाचन जो हुआ उस निर्वाचन में जनता दल यूनाइटेड के रूप में एक पार्टी उभर कर सामने आई और यह पार्टी विजयी हुई और अपना सरकार बनाने में भी सफलता प्राप्त की। इसके बाद आप यहां पाएंगे कि क्योंकि यहां जनता दल यूनाइटेड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में आप देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सुधार का मुद्दा। इसके बाद सुशासन की बातें और सुशासन और सुधार के स्थितियों को मुद्दा बना लिए और मुद्दा बनाने के बाद अपने इस निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, इस निर्वाचन में सत्ताधारी यानी राजद पार्टी को पराजित होने का मुंह देखना पड़ा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का यहाँ जन समर्थन प्राप्त हुआ और इस तरह से उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका था और पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के साथ यहाँ कहा जा सकता है कि राज्य में यह एक तरह से सबसे बड़ा दल के रूप में उभर कर सामने आया यह पार्टी और उस जिससे भारतीय जो व्यवस्था था, ऐसे भारतीय व्यवस्था में जनता दल पार्टी के साथ मिलकर यानी मिलीजुली सरकार का यहाँ गठन किया और इस तरह से श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब थे तथा यहाँ श्री सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए और निर्वाचन के दौरान यकायता विभिन्न दलों की स्थिति निम्नवत इस प्रकार से थी जिसका अगर हम अलग अलग से जिक्र करें तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड का उस समय का जो संख्या था यानी कि जेडीयू जिसे हम कहते हैं वह संख्या 88 सीट था। फिर आप देखेंगे कि दूसरा जो इसका समर्थन था यानी भाजपा, तो भाजपा का जो सीट था वह 55 यानी 55 था जिसे हम बीजेपी कहेंगे। बीजेपी का यहाँ 55 सीट था और इस तरह से आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के लिए कुल 243 सीटें होता है और 243 से यानी कि 122 इसके एक आधा से एक अधिक
की संख्या सरकार बनाने के लिए जरूरत है, तो 122 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ पे 143 सीटें जब दो ही पार्टियों के मिला के कंप्लीट हो जाता है तो सरकार बनाना निश्चित तय हो जाता है। अब इसमें कह सकते हैं कि बिहार में जो निर्वाचन हुआ, इस निर्वाचन में कई कारणों से यहाँ बातें यह स्पष्ट हो जाती है कि हम अगर अलग अलग बातों के रूप में देखें कि राज्य को या राज्य की जो जनता थी, सत्ताधारी दल के एवं जो तत्कालिक सरकार थे, वैसे सरकार के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और वह राज्य में विधि व्यवस्था में सुधार लाने का हर जनता के मन में एक तरह से इच्छाएं प्रकट हो रही थी। चुनाव में इस प्रकार का अगर बात किया जाए कि आम जनता के अंदर इन सरकार को परिवर्तित करने का एक तरह से अवसर जब मिला, तो इससे सरकार की नीति से असंतुष्ट होकर यहाँ की जनता ने उसे परिवर्तित करने का कार्य किया। दूसरा बात हम करेंगे कि निर्वाचन में पराजित होने के बाद, यानी पराजित होने के बाद राजद के जो मुख्यमंत्री थे वह श्रीमती राबड़ी देवी के रूप में थी और राबड़ी देवी को यहाँ त्याग पत्र देने के लिए यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए एक तरह से अपने कोरम को पूरा करना पड़ा। फिर तीसरी बात अगर करेंगे कि निर्वाचन के बाद जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल ने जनता दल यूनाइटेड एवं भाजपा के गठबंधन द्वारा निर्वाचित नेता श्री नीतीश कुमार को यहाँ सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और उन्होंने नवीन सरकार का गठन भी किया। चौथी बातें आप देखेंगे इसमें कि जनता को अपनी इच्छा अनुसार सरकार को यहाँ परिवर्तित करने का एक तरह से अवसर प्राप्त हुआ और जनता ने अपनी इच्छा अनुसार नवीन सरकार को बनाने के लिए और नवीन सरकार से वे कार्य कराने के लिए एक तरह से अवसर दिया। और इस तरह की अगर हम संवित सरकार के कार्यों से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं तो यहाँ 2010 में जैसे जनता दल यूनाइटेड से जनता जो थी बिल्कुल संतुष्ट थी और इसका परिणाम हुआ कि 2010 में फिर से पुनरावृत्त हुआ और 2010 में पुनरावृत्त होने के बाद आप देखेंगे कि 2015 में फिर से चुनाव हुआ जिसमें श्री नीतीश कुमार फिर वहीं राजद के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद जैसे 2010 में जब निर्वाचन हुआ तो उसमें जनता दल यूनाइटेड को 115 सीट प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 91 सीट हासिल हुआ। इस तरह से जो विपक्षी पार्टियां थी उन लोगों की संख्याएं घट गई और कुल मिलाकर 243 में फिर से 115 और 91 के संख्या में यहाँ इनकी बहुमत अच्छी खासी हुई। 2015 में देखेंगे कि 2015 में नीतीश कुमार फिर से अपने पार्टी को बदल लेते हैं और बदलने के बाद यानी भाजपा छोड़ के और राजद के साथ मिल जाते हैं। राजद के बाद पुनः राजद की सरकार को गिराकर या राजद के सरकार के साथ से संगत छोड़कर या फिर भाजपा में मिल जाते हैं और फिर 2020 के चुनाव की स्थिति को हम देखेंगे कि 2020 के चुनाव किस प्रकार से होंगे और इसमें किस पार्टियों को, किस घटक दल को कितना सीटें प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग आगे के जो तत्कालिक खबरें होगी इस खबरों के माध्यम से हम जरूर जानेंगे सभी लोग। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ कि जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन यदि होता है तो निर्वाचन क्यों होता है, क्या जरूरत है जनप्रतिनिधियों की, या निर्वाचन होने का क्या कारण है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि सामान्यतः किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यहाँ नियमित अंतराल पर निर्वाचन होता ही रहता है। जो भी एक अंतराल बनाया गया है, जैसे आप जानते हैं कि 5 वर्षों का नियमित अंतराल होता है, इस अंतराल में निर्वाचन होना तय होता है। और जो आज अगर विश्व में हम कहें कि 100 से अधिक ऐसे देश हैं, 100 से भी ज्यादा देश हैं, कि 100 से भी अधिक ऐसे देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का कार्य करती है। और इसके साथ साथ आप पाएंगे कि अगर हम कहें कि दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए कि विश्व में 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जिस देश में अधिक लोकतांत्रिक राज्यों में निर्धारित जो अवधि है, ऐसे अवधि में चुनाव होते रहता है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ यह भी बातें देखेंगे कि कुछ गैर लोकतांत्रिक राज्यों में भी निर्वाचन होता है, लेकिन वह निर्वाचन जो होता है इसका यहाँ जो सबसे पहले ही हम सीरीज में ये उल्लेख कर दिए हैं कि वह नाम मात्र के लिए निर्वाचन होता है, उसका कोई ऐसा महत्व नहीं होता है, वह निर्वाचन दिखाने के लिए मात्र रह जाता है। और इस क्रम में इसमें कई बातें विचारणीय हो जाता है कि क्या निर्वाचन का जो लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है, अर्थात जहां भी प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहां निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर एक हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं या उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऐसे राज्य के उदाहरण के रूप में हम कुछ ऐसे राज्य का उदाहरण ले सकते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा अथवा ज्ञान के आधार पर होता है।
जैसे इसमें बात किया गया कि लोकतांत्रिक चुनाव का जो आधार होता है या न्यूनतम शर्तें जो होती है चुनाव का, या यहाँ बात किया गया शिक्षा, और तो इन सारी बातों को अगर देखेंगे तो बाद में इसका जिक्र भी करेंगे कि कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहाँ शिक्षा के आधार पर ही चुनाव होता है, और जहाँ निर्वाचन उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी वोट देने का एक न्यूनतम आयु होता है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और किसी व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम आयु जो होना चाहिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ जैसे पाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। यह सारी बातों का जिक्र आप अगले सीरीज में जरूर देखेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि किसे तुलनात्मक ढंग से अधिक अनुभव प्राप्त होता है, यानी कुछ देशों का ऐसा विधि व्यवस्था होता है यदि लोग आपस में मिलकर इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि निर्धारण करने के बाद ऐसे स्थान पर चुनाव की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि ऐसा संभव होता या ऐसा संभव हो जाए तो शायद उस व्यवस्था को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे अगर हमेशा के लिए किसी को मुख्यमंत्री किसी को प्रधानमंत्री चुन दिया जाए और उसके बाद सारे लोग मिलकर सहमति प्रकट कर दे तो वो कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है। अब मतदाता के चुनाव संबंधी जो विकल्प होते हैं, इस विकल्प के रूप में जैसे आप देखते हैं कि निर्वाचन यहाँ मतदाताओं के लिए एक अवसर प्रदान करता है, और इसलिए प्रदान करता है कि इसको अलग अलग ढंगों से अगर हम समझें, अलग अलग बिंदुओं के रूप में हम विचार करें तो देखेंगे कि अपने प्रशासन के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वह चुनाव करें। इस प्रकार से आप यह भी पाएंगे कि अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करा सकते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों से यह आशा करते हैं कि वे कानूनों को निर्माण करें और उनके लिए हितकारी करने का प्रबंध करें। दूसरी बात अगर हम देखें कि चुनाव जनता के माध्यम से सरकार बनाने वाले लोगों का चुनाव कर सकती है, और लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वह सरकार के समस्त महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वैसे फैसले इस प्रकार चुनाव जनता के लिए एक तरह से जनता यहाँ अवसर जनता को मिलता है या जनता को अवसर प्रदान किया जाता है कि वह सरकार बनाने वाले प्रतिनिधि एवं जो भी प्रतिनिधि होते हैं महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले लोगों का चुनाव कर सके। इसके बाद आप अगले बिंदुओं के रूप में देखेंगे जैसे कि तीसरे बिंदुओं में देखेंगे कि जनता जो होती है वैसे ही घटक दलों को या राजनीतिक दलों को चुनने का कार्य करती है जो विधि के निर्माण के संदर्भ में जो आवश्यक दल होते हैं या आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, और साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक दलों के संदर्भ में जो भी राजनीतिक दल होता है पार्टी निर्वाचन के साथ या पार्टी के जो निर्वाचन की बातें आती है वहां समान चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, और जिस दल में या जिस दल को चुनावी घोषणा पत्र जनता के ऊपर या जनता अच्छा मानने लगती है निश्चित रूप से उसे ही एक तरह से अपना मत देने का जनता कार्य करती है। और दलीय संरचना ही इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है तो ऐसे व्यवस्था को सरकारी जो कानून होते हैं वैसे कानूनों के संदर्भ में या निर्माण के में एक तरह से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का काम होता है। फिर हम अगले बिंदुओं पर विचार करेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव के क्या आधार होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक चुनाव के आधार बिंदुओं पे अगर हम देखेंगे तो यह निर्वाचन किसी भी ढंग से अगर हो कि निर्वाचन किसी भी सरकार को अगर वैधता के रूप में देखा जाए तो वैधता प्रदान करने का कार्य करती है। यही कारण है कि चुनाव में या आधुनिक युग में हम देखेंगे कि आधुनिक युग में चुनाव की अलग अलग पद्धतियां अपनाने का कार्य किया जा रहा है। किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, इस संदर्भ में किस चुनाव को लोकतांत्रिक यहाँ मानने में किसी भी तरह के अगर चुनाव होते हैं तो उसे लोकतांत्रिक मानने में कौन कौन से आधार होने चाहिए, इसका अगर हम संक्षिप्त में विवरण करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह से हम इसका विवरण कर सकते हैं कि यहाँ लोकतांत्रिक चुनावों की न्यूनतम शर्तों को पूरा करने की जरूरत होता है, और जो लोकतांत्रिक चुनावों के न्यूनतम शर्तों को पूरा करता है वैसे समझिए कि वहाँ के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसे हम लोकतांत्रिक स्थिति के रूप में समझ सकते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनावों की जो न्यूनतम शर्तें की बात आ रही है कि यहाँ न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए, तो इस पे अगर हम विचार करते हैं अर्थात इन बिंदुओं के विचार के बाद हम लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में देखेंगे तो इसमें लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें निम्न प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहला शर्त यहाँ अगर हम कहें कि समता पर आधारित मतदान का अधिकार होना चाहिए। समता पर आधारित मतदान का अधिकार, जैसे समता के बारे में पिछले सीरीज में भी हम बता चुके थे कि प्रत्येक नागरिक को संविधान अथवा कानून द्वारा अगर कहा जाए कि योग्यता एक तरह से निर्धारित योग्यता रखता हो तो उसे प्रतिनिधि के रूप में अधिकार यह प्राप्त होता है कि वह चुनाव लड़ने की योग्य है। फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें
कि सार्वभौम मताधिकार की जो व्यवस्था होती है तो वैसी व्यवस्था हो और प्रत्येक नागरिक को मतदान का एक तरह से अधिकार मिलना चाहिए, और इसके अलावा प्रत्येक मतदाता को यह मत का मूल्य समान रूप से हो, और दूसरे शब्दों में अगर कहें कि नागरिक एक मत का सिद्धांत निश्चित होना जरूरी है। दूसरे अगर बिंदुओं के रूप में अगर बात करें तो विकल्प की उपलब्धता होनी चाहिए। यह निर्वाचन अगर होता है, किसी भी तरह के निर्वाचन पद्धति होता है तो निर्वाचन पद्धति में एक दलीय व्यवस्था निश्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दलीय या द्विदलीय नहीं होना चाहिए। लोगों के पास और भी विकल्प होने चाहिए, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। जिस देश में एक दलीय व्यवस्था है, जैसे मैंने आपको चीन का उदाहरण बताया था, यह एक दलीय व्यवस्था है। जैसे आपको द्विदलीय व्यवस्था के रूप में इंग्लैंड का उदाहरण बताया गया था, यह द्विदलीय व्यवस्था है। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक के साथ साथ वो प्रजातांत्रिक का भी उसमें झलक आता है, या प्रजातांत्रिक का भी बू उसमें आता है। तो इस तरह से विकल्प की उपलब्धता होनी चाहिए। पुनः हम बात करेंगे कि यहाँ नियमित अंतराल पर चुनाव, जैसे आप देखते हैं कि भारत में प्रत्येक 5 वर्षों पे चुनाव होता है, तो प्रत्येक 5 वर्षों पे प्रत्येक देश का अपना कुछ अलग अलग नियम है, लेकिन नियमित अंतराल पे चुनाव होना चाहिए। जैसे कुछ देशों में 3 वर्षों पे नियम है, तो कुछ देशों में 5 वर्षों पे है, कुछ देशों में आपके राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जैसे 6 वर्षों पे होता है। उसी तरह लोकसभा के चुनाव, आपके जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा के चुनाव या 5 वर्षों के अंतराल पे होते हैं। तो ये नियमित रूप से एक अंतराल होना चाहिए, और इस अंतराल के अंतर्गत ही चुनाव होना जरूरी है। अब इसके बाद अगले बिंदु पे देखें कि मतदाताओं जो मतदाता होते हैं कि उनके इच्छा अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव। प्रत्येक हम इस तरह से लोकतांत्रिक चुनाव के शर्तों में यह बातें समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की शर्तों के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार मत देने का अधिकार होना चाहिए। किसी को किसी प्रकार का, जैसे कुछ देशों का उदाहरण मैंने पीछे भी बताया था कि सैनिक प्रभुत्व के कारण किसी एक ही पार्टी को देने के लिए मजबूरी के साथ देना पड़ता है। और जैसे आपको बताया गया था कि चाहे कोई भी पार्टी, अब चीन की बात देखेंगे, कोई भी पार्टी को आप दें, लेकिन उसे जाके एक ही दल में शामिल होना है, तो आपको अलग अलग पार्टी में वोट देने से कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नामात्र का रह जाता है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति को इच्छा के अनुसार मत देने का अधिकार हो। अगले बिंदुओं के रूप में अगर हम समझें तो अगले बिंदुओं में देख सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक अगर चुनाव की शर्त है तो इसमें लोकतांत्रिक चुनाव में स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से चुनाव होने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ और निष्पक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चुनाव हो वह साफ सुथरा ढंग से हो और निष्पक्ष हो, यानी कि वो हर किसी को यह अधिकार बने या अधिकार के रूप में समझ सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ता है तो हार गया तो कितने बहुमत से हार गया, कितने बहुमत को प्राप्त किया, या किस तरह के स्थिति में वो रहा, अपने सारी स्थितियों को जानने के लिए वह एक तरह से निष्पक्ष रूप से वह जान सके, उसमें जानने में किसी तरह की संदेह उत्पन्न नहीं हो, यह निष्पक्ष होना जरूरी है, जो लोकतांत्रिक चुनाव के न्यूनतम शर्तों में आप समझ सकते हैं। पुनः अगर हम बात करेंगे यहाँ कि चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का औचित्य क्या होता है, तो चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में, जैसे चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में अगर हम समझेंगे कि जो भी लोकतांत्रिक चुनाव है उपयुक्त जो हम बातें अभी कहें, जो भी विश्लेषण मैंने किया, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव जो सामान्य रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ साथ यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ही लिया जाता है। इस प्रकार का जो चुनाव होता है, यहाँ प्रतियोगिता अथवा प्रतिद्वंदिता 2 स्तरों पर देखने को मिलती है। अगर हम कहें प्रथम स्तर पर, तो प्रथम स्तर पर देखेंगे दलीय रूप में, दलीय स्तर पर, तथा दूसरा अगर देखें कि यहाँ उम्मीदवारों के स्तर पर प्रतिद्वंदिता देखने के लिए मिलती है। अर्थात आप देखेंगे कि 2 दलें आपस में प्रतिद्वंदिता की स्थिति में एक दल दूसरे दल की जो खामियां होता है उस खामियों को लोगों के बीच में उजागर करने के कार्य करते हैं, या जो सरकार में होते हैं जो दल, वह दल क्या करते हैं कि जो भी अच्छे कार्य किए हैं वे अपने अच्छे कार्यों को बताने का कार्य करते हैं, यानी जनता के बीच में अपने अच्छे जो भी 5 साल के कार्य हुए वो कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वही विपक्षी पार्टियां जो होती है कि सत्ताधारी दल के द्वारा जो भी कार्य असफल हो गए, जिस कार्य में वो सरकार को असफलता हासिल हुई, वैसे असफलता के श्रेणी को वह गिनकर और जनता के बीच में प्रस्तुत करती है। अर्थात एक दूसरे प्रतिद्वंदिता की स्थिति बनी होती है, एक दूसरे के खामियों को बताने का कार्य करते हैं, और इससे क्या होता है कि खामियां भी दूर होने का पार्टियां प्रयास करती है कि किसी तरह की अगर खामी है, जनता उसे नापसंद करती है या जनता से डर बना होता है कि जनता इसे नापसंद कर देगी, वैसे खामियों से ये पार्टियां
और जो राजनीतिक दल होते हैं वे डरते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया उम्मीदवारों के बीच में, तो उम्मीदवारों के बीच में भी जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी उम्मीदवार आपस में जो चुनाव लड़ते हैं, तो एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के प्रति, या दूसरे उम्मीदवार पहले उम्मीदवार के प्रति, या तीसरे उम्मीदवार के प्रति अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जो भी वायदे करते हैं, जो भी शर्तें अपना रखते हैं, वह सारी शर्तें वो चाहते हैं कि जनता मेरे शर्तों के अधीन लोलुप हो जाए, या वैसे जनता जो है मेरे शर्तों को स्वीकार कर ले। और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए हर पार्टियां तो वायदे करती है, लेकिन कुछ पार्टियों पे कुछ लोगों का भरोसा रहता है, और कुछ पार्टियों पे यह समझ में आ जाता है जनता को कि वो पार्टियां सिर्फ वायदे कर सकती है या शर्तों को पूरा नहीं कर सकती है। तो जहां जनता को जिस पार्टियों पे भरोसा हो जाता है वह पार्टी निश्चित रूप से विजित होती है, और जिस पार्टी पे भरोसा नहीं होता है वह पार्टियां निश्चित रूप से पराजय का सामना करती है। इसके बाद अगर हम अगले बिंदुओं पे देखें कि भारत में जो चुनाव की प्रणाली होता है, इस चुनाव की प्रणाली में जैसे आप देखेंगे कि चुनाव प्रणाली में, इस चुनाव प्रणाली में आप 2 बातें देख रहे हैं कि एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता है, दूसरा मतदाता सूची की बातें आ रही है। तो जैसे आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद यहाँ संविधान के रूप में एक संविधान तैयार किया गया, और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जैसे ही इसके अंतर्गत सार्वभौम व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था यहाँ पे करने का प्रयास किया गया, तो सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के तहत यहाँ एक नियम के रूप में यहाँ निर्णय लिया गया, एक नागरिक एक मत और का सिद्धांत यहाँ पे लागू किया गया। एक नागरिक एक मत के जैसे यहाँ सिद्धांत लाया गया, और इस सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से कहा जाए कि समान मत का एक अधिकार है। हर व्यक्ति एक मत को दे सकता है, और चाहे वह कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, और चाहे वह कितना भी बड़ा गरीब क्यों ना हो, चाहे वह बहुत बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, चाहे वह पूंजीपति नहीं हो, तो इस तरह से किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और एक व्यक्ति एक मत का यहाँ पे व्यवस्था किया गया। और इस तरह से जैसे शुरू में कहा जाए कि प्रारंभिक स्थिति में 21 वर्ष आयु को रखा गया था कि एक व्यस्क मताधिकार के लिए 21 वर्ष मतदान करने का जो उम्र सीमा था वो निर्धारित किया गया था, लेकिन यहाँ जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 1952 ईस्वी में भारत में पहला आम निर्वाचन किया गया। 1952 ईस्वी में सबसे पहला आम निर्वाचन भारत में हुआ, और जैसे आम निर्वाचन हुआ तो उस समय ये निर्धारित जो थे, निर्धारित अंतराल पर अथवा विशेष जो परिसमिति था, यानी उस समय की विशेष परिस्थितियों के आधार पर यहाँ लोकसभा अथवा विधानसभा का जो चुनाव था उसके समय से पहले विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव भी होता आ रहा है। और लोकसभा का इससे सबसे अगर देखें कि लोकसभा इससे पहले जैसे आप देखेंगे कि लगातार यह चुनाव की प्रक्रिया चलते रहा है, और इससे पहले जो 17वीं लोकसभा चुनाव तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो होगा 18वीं लोकसभा चुनाव होगा, तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो होगा उसका उस समय आपको पता चलेगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि उस समय सरकार कौन बनी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जैसे आप जानते हैं कि भाजपा की सरकार बनी हुई है, और भाजपा की सरकार जो है बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई हुई है। अब इसमें हम देखेंगे चुनाव के जो क्षेत्र है, इसमें अलग 2 बिंदुओं पे हम विचार किए हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है या मतदाता सूची है। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में जैसे हम चुनाव की क्षेत्र पहले हम समझें कि जैसा पहले हमने यह देख लिया है कि बिहार विधानसभा में जैसे 243 सीट है, और उसी तरह से आप देखेंगे कि देश के अंतर्गत यहाँ 545 सीटों का जिक्र किया जाता है। पूरे भारत में अगर एमपी के रूप में जो चुनाव होते हैं वो 545 होते हैं, 545 होते हैं। तो 545 का अंतर्गत आप यहाँ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें कि कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं, और जैसे कुल सीटों में हमने बताया कि 545 यहाँ जो एमपी चुनाव होते हैं उसमें 545 सीटें होनी चाहिए, और 545 सीटों में जैसे आप जानते हैं कि 120 जो होते हैं वो आरक्षित सीट होते हैं, 120 आरक्षित सीट है, और 423 जो होते हैं, ये 423 सीट जो होते हैं अनारक्षित होते हैं। अनारक्षित यानी कि यह आरक्षित नहीं होते हैं। जैसे आप अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में देख सकते हैं कि आरक्षित और अनारक्षित जो सीटें होता है। जैसे आप बिहार की बात करें कि बिहार में ही जैसे आप गोपालगंज में भी है, तो गोपालगंज की स्थिति में आरक्षित सीटें हैं। उसी तरह आप हाजीपुर की स्थिति को देखें तो इस तरह से आरक्षित सीटों की संख्या जो है यह
आपके 120 है और अनारक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 423 है, और दोनों मिलाकर आपका कितना हो जाता है कि 523 हो जाते हैं, और 2 मनोनीत किए जाते हैं, यानी 545 सीटों पे चुनाव माने जाते हैं। तो इस तरह से इसके बाद मतदाता सूची की बात करते हैं। मतदाता सूची के रूप में जैसे एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ निर्वाचन जो होता है यहाँ निर्धारण कर दिया जाता है या निर्धारण हो जाता है, तब इसे संशोधित करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य एक तरह से मतदाता सूची का निर्माण करने की बात आती है, क्योंकि मतदाता सूची का निर्धारण करने के संदर्भ में इसका अर्थ यह होता है कि निर्वाचन में जिसे यानी किसे मतदान का अधिकार होगा और किसे मतदान का अधिकार नहीं होगा, इन तमाम बातों का वर्णन आप समझ रहे हैं कि किस व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए। इस सूची में वैसे प्रत्येक जो नागरिक होते हैं वैसे नागरिकों का नाम, पता, उम्र आदि का वर्णन यहाँ उल्लेख होता है, और मतदान के लिए वे अधिकृत होते हैं, और इसे तैयार करने में जो तैयार करने की स्थिति होता है संविधान एवं कानून द्वारा कुछ शर्तें होती है, वैसे शर्तों को ध्यान में रखा जाता है, और संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वैसे ही क्षेत्र में वैसे नागरिकों को जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो जाता है और जो भारत का नागरिक होता है उसे मतदान देने का अधिकार अर्थात मतदाता सूची में उसका नाम रखने का अधिकारी वह हो जाता है, और मतदाता सूची में उसे सम्मिलित किया जाता है। जो आपके क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आज के संदर्भ में शिक्षकों के द्वारा जो BLO के कार्य के रूप में आपके घर घर सूचना देकर या जागरूकता फैलाकर जो भी 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं वैसे व्यक्तियों का नाम जोड़ने का कार्य मतदाता सूची में करने का BLO महोदय के द्वारा किया जाता है। अर्थात BLO का जो आप जानते हैं कि ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होते हैं उनके जिम्मे यह सौंप दिया जाता है। पुनः हम यहाँ देखेंगे कि अगली बात है कि उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है, कि उम्मीदवारों के नामांकन के संदर्भ में तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जो मतदाता होते हैं वैसे मतदाताओं के सम्मुख अगर हम बातें करें कि जो भी मतदाता होते हैं उस मतदाताओं के सम्मुख उम्मीदवारों का विकल्प आवश्यक बन जाता है, और इस तरह से यह तभी संभव हो सकता है जब निर्धारित रूप से या निर्धारित योग्यता रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वह चुनाव लड़ने के पर प्रतिबंध न हो। इसके साथ भारतीय पुरुष जो होते हैं यानी भारतीय पुरुष में जैसे चुनाव प्रणाली में इसी प्रकार का यहाँ प्रावधान किया गया है, एक साधारण मतदाता निर्वाचन में जो उम्मीदवार होते हैं वैसे उम्मीदवार इस आयु का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी नागरिक जो होता है वह चुनावी हिस्सों में भाग ले सकता है और वो मतदान कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि निर्वाचन किए गए या निर्वाचन के लिए कुछ लागू शर्तें होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार होते हैं वैसे उम्मीदवार यहाँ 25 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके होते हैं, वही इस चुनाव में भाग लेते हैं। मतदाता बनने पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वैसे ही उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जिस व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष पूरा हो गया हो वह चुनाव में भाग ले सकता है, जो पागल और दिवालिया नहीं हो। इसके साथ आप देखेंगे कि इत्यादि इससे प्रतिबंध कुछ खास इस प्रकार से लगाए गए हैं कि ऐसे उम्मीदवार को दल का जो चुनाव चिन्ह होता है वैसे चुनाव चिन्ह के रूप में समर्थन भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि चुनाव लड़ने के जो इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार होते हैं वैसे उम्मीदवारों को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और निर्धारित राशि के रूप में वहां जमा करना होता है, और निर्धारित अनुपात में कम मतदान यानी कम मत प्राप्त होने की स्थिति में उसे जब्त कर ली जाती है, जिसे आप समझते हैं कि जिसे जमानत जब्त करने की स्थिति कहा जाता है। और घोषणा पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें उसमें ब्यौरा के रूप में भरना भी होता है, और इस ब्यौरा में जैसे कहा जाता है कि उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो ऐसा स्थिति जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बात अगर जानना है उसमें तो दूसरी बात होता है कि उम्मीदवार और उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं वे सदस्यों की संपत्ति और जो देनदारियां होती है उसका ब्यौरा भी उसमें लिया जाता है। तीसरा उसमें ब्यौरा देना होता है कि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता किस प्रकार की है, वह कहाँ तक पढ़ाई किया है, और इसके अलावा भी और भी तमाम कई जानकारियां देनी होती है। फिर आप देखेंगे अगले बिंदुओं पे उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के रूप में, तो शैक्षिक योग्यता में कहा था इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि भारत में आज जो उम्मीदवारों के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी तरह की शैक्षिक योग्यता नहीं बनाया गया है। कोई भी ऐसा मतदाता जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह चुनाव लड़ सकता है, और
उसे चुनाव लड़ने में किसी तरह की कोई परेशानी, उम्मीदवारों की जो शैक्षिक योग्यता है वो आपका यहाँ क्लियर हो जाता है कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पुनः अब अगले बिंदुओं पे हम विचार कर रहे हैं कि जैसे अगले बिंदु आपके दिए हुए हैं कि क्या भारत में चुनाव अत्यधिक महंगे हैं। तो आपको तो भली भांति मालूम है कि प्राय भारतीय जो चुनाव हैं इसके संदर्भ में यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत के निर्वाचन अत्यधिक महंगे होते हैं। या महंगे होने के पीछे कई रीजन होते हैं, कई इसके कारण होते हैं। जैसे निर्वाचन यहाँ कार्य संपन्न करने के लिए या निर्वाचन कार्य जो होते हैं उसको संपादित करने में यहाँ खर्च बहुत ज़्यादा बैठता है। जैसे आप निर्वाचन आयोग के द्वारा देखते हैं कि कर्मचारियों को खासकर एक अच्छी रकम देनी पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे कि सरकारी जो व्यवस्था होते हैं, सरकारी खजाने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पार्टियों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, यानी कि पार्टियां जो होती है अपने जो खर्च के विवरण होते हैं वो बहुत कम वहाँ दर्शाती है, और चुनाव आयोग के पास कम दर्शाने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खर्चे को करती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का जो चुनावी स्थिति है ये बहुत ही महंगे साबित होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव अत्यधिक महंगे होने के कारण ही होता है। जैसे आप इसका सीधा आकलन देख सकते हैं कि जब जब चुनाव होता है आपके सामान के महंगाई का रेट बढ़ ही जाता है, सामान में महंगाइयाँ निश्चित आ जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल संघ का जब आयोजन 2010 ईस्वी में हुआ था या होने जा रहा था, तो उस 2010 की स्थिति में इस खेलकूद सा अनुमानित व्यय जैसे 2000 करोड़ रुपये से अधिक आने की संभावनाएं थी। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से आप एक छोटा सा यहाँ देख लिए कि जैसे राष्ट्रमंडल खेल में इतने खर्च होते हैं तो वहाँ सरकार अपनी विधि व्यवस्था करती है, और जब पूरे देश में इस तरह के माहौल तैयार किए जाते हैं तो समझिए कि कितने खर्च की बात आती है। फिर आप देखेंगे भारत में, जैसे यहाँ भारत में चुनाव अत्यधिक महंगे की बात, कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो भारत में चुनाव लोकतांत्रिक के इस क्रम में एक विचारणीय प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि क्या भारतीय जो निर्वाचन होता है यह लोकतांत्रिक मान लिया जाए। तो यदि इसे लोकतांत्रिक कहा जाए तो क्यों कहा जाए, यह बात आनी चाहिए कि लोकतांत्रिक है तो क्यों कहे। यह नीचे ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और क्योंकि भारतीय जो चुनाव होते हैं इसके संबंध में समय समय पर सरकार जो होते हैं या समाचार पत्रों के माध्यम से, आप रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण में एक तरह से भ्रष्ट आचरण अपनाए जाने की खबरें प्रसारित होती रहती है, और मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जो आरोप प्रसारित अथवा प्रकाशित होते रहते हैं, यह प्राय कई बातों पे संबंधित होते हैं, जिसमें अलग अलग बातों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला बात आपका आएगा कि मतदाता सूची में जब फर्जी मतदाता होते हैं उनके नामों का समावेश किया जाना और असली नामों को छोड़ दिया जाना, यह एक तरह से क्या है कि स्थिति बनती है। दूसरी बात आप देखेंगे कि सत्ताधारी जो दल होते हैं, सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी जो सुविधाएं होती है, ऐसी सुविधाओं द्वारा अधिकारियों को चुनाव के लिए दुरुपयोग किया जाना। तीसरा आप स्थिति देखेंगे कि अमीर जो उम्मीदवार होते हैं, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा चुनाव में बड़े पैमाने पर धन खर्च करने का कार्य किया जाता है। चौथी बात आप देखेंगे कि मतदान के दिन चुनावी धांधली की बातें आती है, और जैसे मतदाता को डराना और फर्जी मतदान करने की जो स्थिति यहाँ कायम हो जाती है, यह सारी स्थितियाँ यहाँ देखने के लिए आपको मिल सकता है। इसके बाद आप पाएंगे कि पांचवें रूप में जैसे आप कह सकते हैं कि बाहुबलियों द्वारा जो आतंक होता है, आतंक का सहारा लेकर चुनाव लड़ने में या चुनाव में जीतने का कार्य किया जाता है, और जो भी बाहुबली होते हैं वे इसका सहारा लेते हैं और अपने पक्ष में मतदान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवी बात आप देखेंगे कि यहाँ जाति और धर्म उन्माद फैलाकर मतदान को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। अब निष्पक्षता, और फिर आप देखेंगे निष्पक्षता और स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात जो आती है कि निष्पक्षता आप तो समझ रहे हैं और स्वतंत्र समझ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भारत के में जितनी भी ऐसे शक्तियां हैं और अधिकार दिए गए हैं वे शायद ही उतना अधिक, अगर हम कहें उतना अधिकार दुनिया के किसी आम चुनाव में किसी भी आयोग को प्राप्त नहीं है। चुनाव आयोग को भारत में सामान्यतः निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकार का अगर हम बातें करें तो बातों के रूप में हम अलग अलग बिंदुओं पे भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि चुनाव की अधिसूचना जब जारी होता है तो जारी करने से लेकर चुनावों के परिणाम तक की घोषणा का अधिकार जो होता है चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन में प्रत्येक पहलू पर इसे कोई भी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, अगर स्थिति देखेंगे चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू कराता है, और यह आदर्श आचार संहिता जो होता है निर्वाचन की तिथि के निर्धारण के साथ साथ वह
लागू हो जाता है और इसके उल्लंघन करता है उम्मीदवार को यह दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दंड निर्धारित किए गए हैं। तीसरी स्थिति आप देखेंगे कि चुनाव की अवधि में जैसे आयोग होते हैं, आयोग सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। इसे मानने के लिए सरकार बाध्य होती है और खासकर इसमें चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकारी जो भी मशीनरी होते हैं वे मशीनरी का दुरुपयोग परोक्ष सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा या जो स्थानांतरण की बात आता है भी शामिल होती है। चुनाव के संदर्भ में फिर आप यहाँ पाएंगे कि चुनाव के दौरान आयोग स्वयं किसी सरकारी कर्मचारी के तबादले को आदेश दे सकता है और किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्ति भी कर सकता है। इतना अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके साथ आप देखेंगे चौथे इसके अधिकारों में कि जब चुनाव की स्थिति आती है तो चुनाव कार्य पर तैनाती जो सरकारी अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहते हैं। इस अवधि में वे सरकार के अधीन नहीं होते हैं और वे इस अवधि में चुनाव आयोग के निर्देशों का वे जो भी निर्देश होता है उसके कार्य को करते हैं। और यह स्थिति होता है चुनाव आयोग की, जिसमें अगर लोकप्रिय सहभागिता की बात करें कि लोग किस उत्साह से निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव में जो गुणवत्ता होती है ऐसे गुणवत्ता की जांच की जाती है। और जो भी गुणवत्ता की जांच की जाती है इसके संदर्भ में आप पाएंगे कि यदि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होगी तो इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ में चुनावी प्रक्रिया होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष, इसकी जांच जो संपन्न किए हुए निर्वाचन के जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों के आधार पर ही यह प्राप्त किया जाता है। और पिछले जैसे आप 70 वर्षों की बात देखेंगे कि 70 वर्षों के दौरान यहाँ इस आंकड़ों पर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो लोकतांत्रिक देशों के मतदान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत में इस प्रकार की वृद्धि हुई है अथवा यह स्थिर ही रहा है, ऐसे बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। पुनः हम भारत और ब्रिटेन के मताधिकार की स्थिति को देखेंगे कि जैसे इस क्रम में यदि पिछले 15 वर्षों में भारत एवं ब्रिटेन के जो मतदान है या वहाँ मतदान आंकड़ों पर हम विचार करते हैं तो हम निश्चित रूप से यह बात पाएंगे कि ब्रिटेन 1991 में मतदान का प्रतिशत 78% था, जो क्रमशः कम होता हुआ 72% या उसके बाद 59% और पुनः 2005 में 61% रह गया। ये ब्रिटेन का मतदान की स्थिति रहा। जबकि भारत में इस अवधि में मतदान जैसे 1991 से तुलना करें तो 56% था। इसके बाद आप देखें कि क्रमशः 58% हो गया। 1991 के बाद आप देखेंगे तो 58% हो गया, फिर 62%, फिर 60%, फिर 59% और 2005 में देखेंगे 58%। अर्थात भारत का जो आंकड़ा है कम और बेश होते रहा है। और इस तरह से भारत में जो मतदान प्रतिशत है वो मतदान प्रतिशत जैसे ऊंची जातियों का प्रतिशत भारत में देखेंगे 56% है, जिसमें श्वेत गोरे यहाँ ऊंची जातियों का प्रतिशत, इसमें श्वेत गोरे का प्रतिशत 60% है। पिछड़ी जातियों की बात करें तो 58% है, जो अश्वेत इसमें है और 58% के रूप में आते हैं। और यहाँ अनुसूचित जातियां जो होती है 60% के रूप में, जो यहाँ पे हिस्पैनिक के रूप में हम कह सकते हैं अनुसूचित जनजातियां जो होता है 61%। और इस उपरोक्त आंकड़े जो हम बताए, इस आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में जो अमीर और बड़े लोग की तुलना में गरीब जो अशिक्षित होते हैं और कमजोर लोग अधिक संख्या में मतदान करते हैं, जबकि अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और जो हिस्पैनिक लोग होते हैं ऐसे लोगों की तुलना में आमतौर पर श्वेत लोगों से अधिक मतदान करने की इच्छा रखते हैं। और इतने प्रतिशत के लोग जो होते हैं प्रत्येक कौम के जो मतदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में जैसे ये देख लीजिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो इसके साथ यहाँ परिणामों की बात देखिए। और यहाँ परिणामों के साथ आप देखेंगे कि भारत में चुनावी गतिविधियों में भाग लेने वाले एक प्रतिशत के रूप में हमने समझा। इसके बाद हम देखेंगे चुनावी परिणामों को स्वीकार करने की जो बात होती है कि चुनावी परिणामों की गतिविधियों को स्वीकार करना, तो इसमें खासकर अगर हम यहाँ विचार करेंगे तो पाएंगे कि जिसमें हमें यह ज्ञात होगा कि चुनावी परिणाम को स्वीकार करने की जो बात आता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं ऐसे चुनाव की जांच का एक आधार जो होता है उसका परिणाम भी होता है। और यह चुनाव जो होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष ना हो तो उसका परिणाम हमेशा सत्ताधारी दल के हाथों में ही रह जाएगा। सत्ताधारी पार्टियां कभी पराजित ही नहीं हो सकेगी। चुनाव का जो स्थिति होगा वह परिणाम हमेशा शक्ति संपन्न समूह के ही पक्ष में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में पराजित होने वाले जो राजनीतिक दल है अथवा जो भी उम्मीदवार है
वे उम्मीदवार चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा और वह चुनाव में गड़बड़ी का आरोप हमेशा लगाते रहेगा। भारत में जो चुनाव के परिणाम है, इस परिणाम में अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ निर्वाचित जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हम कर सकते हैं, जो अलग अलग बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं कि भारत में पिछले 15 वर्षों में जो निर्वाचन की स्थिति रहा है या निर्वाचन का स्तर रहा है और केंद्र एवं राज्य में संपन्न हुए हैं, उसमें प्राय सत्ताधारी दल जो हैं, जैसे राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर चुनाव में पराजित हुए हैं। इस वर्षों में जो चुनावी परिणाम हुए हैं, इसके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अब तक संपन्न हुए जो भी चुनाव हैं, इस चुनाव में प्रत्येक तीन में से 2 सत्ताधारी दल जो होते हैं चुनाव में पराजित हमेशा होते हैं। पुनः हम दूसरी बातों को देखें कि भारत में प्राय निर्वाचन सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव में पराजित हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में एक बार निर्वाचित होने के बाद शायद ही निर्वाचन प्रक्रिया या प्रतिनिधि चुनाव में पराजित होता है। एक बार जो चुनाव में जीत जाता है और शायद ही कभी पराजित होता है। तीसरी बात देखें कि भारत में पैसे के बल पर या शक्ति के बल पर बाहुबली अथवा जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए चुनाव में पराजित होना बहुत आम बात हो गया है। चौथी बात अगर देखें तो कुछ अपवाद को छोड़कर अक्सर पराजित दल जो होते हैं चुनाव में अपार हार को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेता है। यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होता तो वे अपने पराजय को यहाँ जनादेश के रूप में स्वीकार नहीं करते। और अंतिम बातें अगर देखेंगे, यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष जहाँ निर्वाचन की चुनौतियां हैं, तो इन सारी बातों को देखने से पता चलता है और हम निष्कर्ष के रूप में यह बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का यहाँ व्यवहार कायम है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपादित भी होता है और सरकार बनाने वाली जो पार्टी होती है, पार्टी या दलों के जो महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बहुमत को समर्थन प्राप्त होता है। और संभव है कि कुछ निर्वाचित जो यहाँ निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, वहाँ चुनाव परिणाम धन के आधार पर या अगर बाहुबलियों के कारण दूषित हुआ हो, लेकिन सामान्य तौर पर चुनाव का परिणाम जनता की अभिव्यक्ति होती है, वह जनता की अभिव्यक्ति ही मानी जाती है। अब चुनाव में धन का बहुत यहाँ प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव में धन का बढ़ता हुआ काफी प्रभाव हुआ है। तो इस प्रभाव में अलग अलग बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ बाहुबलियों का प्रभाव रहा, यहाँ परिवारवाद की परिस्थिति रही, अच्छे विकल्प का यहाँ अभाव देखने के लिए मिलता है, अच्छे विकास की यहाँ अभाव देखने के लिए मिलता है। छोटे दल जो होते हैं एवं निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उनके कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में जैसे चुनाव सुधार के माध्यम से हम ऐसे सुधार को कर सकते हैं, या जनता जब जागरूक होगी तो ऐसे सारे समस्याओं का समाधान जनता स्वयं कर सकती है। ऐसे परिस्थितियों से जनता जब जागरूक होगी तो ही कर सकती है, जागरूक नहीं होगी तो नहीं कर सकती है। इसी के साथ आज का हम लोग का सीरीज समाप्त करते हैं और पुनः हम अगले सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।